हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम फिर आ गए हैं आप लोगों के बीच। आज हम लोग इतिहास जानने के स्रोत के लास्ट क्लास पे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था और क्या आज पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत में हम विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हमने यूनानी और रोमन यात्रियों या लेखकों के बारे में चर्चा किया। आज हम चर्चा करेंगे चीनी और अरबी यात्रियों के बारे में। तो चीनी यात्री और अरबी यात्री के बारे में। चीनी यात्री के बारे में देख ले हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से यात्री हैं इसमें। तो फाहयान सुंगयुन, फाहयान सुंगयुन, हुएनसांग, हुएनसांग और इत्सिंग। उसके बाद अगर ये मुख्य रूप से चार थे, उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो क्या आ जाएंगे और कौन है, मातवानलिन और चाउजू कुआ। इन यात्रियों के विवरण के बारे में हम पढ़ेंगे। अरबी यात्री के बारे में अगर हम देखें तो क्या इनके अंदर इब्न खुर्दब, अल मसूदी, सुलेमान, और अलबरूनी, इब्न बतूता। तो ये मुख्य रूप से हैं। उसके बाद और हम जैसे तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के बारे में चर्चा करेंगे और वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में चीनी यात्रियों के विवरण से भी हमको काफ़ी सहायता मिलती है। ये चीनी यात्री मुख्य रूप से बौद्ध थे और भारत में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने और बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के उद्देश्य से आए थे। तो और चीन को इतिहासकारों का स्वर्ग कहा जाता है और चीनी यात्रियों ने भारत को इंतु नाम से संबोधित किया है। चीन को इतिहासकारों का स्वर्ग कहा जाता है और चीनी यात्रियों ने भारत को इंतु कहा है। इंतु और सुभाचिन जो है प्रथम चीनी इतिहासकार या लेखक है जिसने भारत के बारे में लिखा है। फिलहाल वो भारत नहीं आया। सुभाचिन प्रथम चीनी इतिहासकार या लेखक या इतिहासकार है जिसने भारत के विषय में लिखा है। तो इसको नोट करिए। फिर हम बात करते हैं जो मुख्य रूप से चीनी यात्री हैं।
और ये सुभाष चंद्र कभी भारत नहीं आया जो लिखा है, और ये कभी भारत नहीं आया। अब जो मुख्य रूप से चीनी यात्री हैं वो हैं फाहियान, सुंगिन, हुएनसांग, इसिन। ये चीनी यात्री जो है बौद्ध भिक्षु थे और इनका दृष्टिकोण जो है पूर्णतया धर्म परक था। तो एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले चर्चा करते हैं फाहियान के बारे में। फाहियान जो है गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपने ग्रंथ फो क्योंकि में मध्य देश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है, और वो मध्य देश की जनता को सुखी और समृद्ध बताता है। इसने जो है अशोक के 6 स्तंभों का उल्लेख किया है। फाहियान ने अशोक के 6 स्तंभों का उल्लेख किया है, और सबसे बड़ी बात क्या है, इसने अपने ग्रंथ में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का कोई उल्लेख ही नहीं किया है। तो देखते हैं इसकी पुस्तक फो क्यों की, और ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था, और इसने अपने ग्रंथ फो क्योंकि में मध्य देश के समाज और संस्कृति के बारे में लिखा है, और मध्य देश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताता है। इसने अशोक के 6 स्तंभों का विवरण दिया है कि उसने भारत में अशोक के 6 स्तंभों को देखा था। और फाहियान जो है भारत में आकर इतना प्रभावित हुआ कि इसने कहा कि अगर हमको बौद्ध भिक्षु के रूप में अगर जन्म लेना पड़े तो मैं मगध में ही जन्म लूँगा। देखते हैं, यही लिख देते हैं। इसने लिखने क्या जरूरत है, आप लोग बौद्ध भिक्षु के रूप में अगर भारत में जन्म लेना पड़े तो मैं मगध में ही जन्म लूँगा, ये फाहियान कहता है। नोट करिए इसको। नेक्स्ट चीनी यात्री की बात करें तो सुंगयुन। सुंगयुन जो है 518 ईस्वी में भारत आया था, और अपने 3 वर्ष के जो है यात्रा, जिसने 3 वर्ष की यात्रा की, उसमें उसने बौद्ध धर्म की प्रतियां ही संकलित की या एकत्रित की। 518 ईस्वी में भारत आया था, और इसका मेन उद्देश्य भारत आने का बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित करना था, या ये बौद्ध धर्म के विषय, सिंपल वे में कह सकते हैं, बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने आया था, या जो यहाँ से सामग्रियाँ पाया जो है बौद्ध धर्म के बारे में, उनको एकत्रित करके ले गया। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है यात्री जो चाइना का था वो था हुएनसांग।
ये जो है ह्वेनसांग हर्षवर्धन के जो है समय में भारत आया था 629 ईस्वी में, और ये इसका यात्रा विवरण सी यूकी नाम से प्रसिद्ध है। इसके यात्रा विवरण में हर्षवर्धन कालीन भारत के सामाजिक और राजनीतिक दशा का सुंदर ज्ञान प्राप्त होता है। और ये यहाँ आके ये भारत में 16 वर्ष रहा था और 6 वर्ष इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। और नालंदा में इसको मोक्ष देव के नाम से कहा जाता था, मतलब पुकारा जाता था। इसका नाम जो है इतना विद्वान था, विद्वत सम्मान में इसको जो है मोक्ष देव कहा जाता था। तो उस समय वहाँ के कुलपति शीलभद्र थे। जब ये आया था नालंदा में तो उस समय कुलपति जो है शीलभद्र थे। तो ये 629 ईस्वी में भारत आया था। उसमें भारत का शासक हर्षवर्धन था और इसका यात्रा विवरण सी यू की है। इसके यात्रा विवरण से हर्षवर्धन कालीन भारत की सामाजिक और राजनीतिक दशा के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा, ये जो है ह्वेनसांग अशोक के 15 स्तंभों का उल्लेख करता है। अशोक के 15 स्तंभों का ये उल्लेख करता है। ह्वेनसांग का उल्लेख किया है और ये ह्वेनसांग 15। नोट करिए आप लोग। और इसके सीयू की जो ये ग्रंथ है उसमें 138 देशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नोट करिए, मिटाते हैं इसको। अच्छा, इसके बारे में ख़ास बात ये हम आपको बता दें कि जब ये भारत आया था उस समय चीन में जो शासक था उसकी अनुमति थी कि जो है या उसकी आज्ञा थी कोई बाहर जो है चाइना छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन ये चुपके से जो है चाइना से भारत में आया। लेकिन जब ये वापस गया तो इसकी उस सम्राट ने बहुत प्रशंसा की। जो है इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हर्षवर्धन और ह्वेनसांग की मुलाकात जो है बंगाल के कजंगल में हुई थी। हर्षवर्धन और ह्वेनसांग की मुलाकात बंगाल के कजंगल में हुई थी। जो है और ये ह्वेनसांग जो है थानेश्वर में जयगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से शिक्षा ग्रहण किया था। थानेश्वर में ह्वेनसांग ने जयगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु या विद्वान से शिक्षा ग्रहण किया था। नोट करिए।
इसने कश्मीर की भी यात्रा की। जब ये कश्मीर गया तो वहाँ पे कारकोट वंश के शासक दुर्लभ वर्धन का शासन था, और दक्षिण में ये जो है पल्लवों की राजधानी कांची भी गया था, जहाँ नरसिंह वर्मन महामल्ल का शासन था। और ये पांड्य देश को मालकुट कहता है, जो है ये कश्मीर में जब गया तो वहाँ कारकोट वंश का शासक दुर्लभ वर्धन शासन कर रहा था। और दक्षिण भारत की जब यात्रा की तो ये पल्लवों की राजधानी कांची पहुंचा। पल्लवों की राजधानी कांची पहुंचा, जहाँ का शासक नरसिंह वर्मन था। इसकी उपाधि महामल्ल की थी। और ये पांड्य देश को मालकुट कहता है। इसके विषय में दोस्तों एक ख़ास बात बताना चाहूँगा। हर्षवर्धन को भारत में 2 बार चोर डाकुओं ने लूटा। बताइए कितना महान देश है हमारा। 2 बार इसको चोर डाकुओं ने लूटा। जहाँ फाहियान कहता है कि मैं अगर बौद्ध भिक्षु के रूप में जन्म लूँ तो मगध में ही लेना चाहता हूँ। और बताओ ये कहाँ जन्म लेगा, ये तो बच गया है जो है। तो ये था ह्वेनसांग के बारे में। अच्छा, ह्वेनसांग का जो है मित्र हुइली ने ह्वेनसांग के मित्र हुइली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी। ह्वेनसांग की जीवनी लिखी जिसमें हर्षकालीन भारत की दशा के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। जिसमें जो है हर्षकालीन भारत की दशा के बारे में, हर्षकालीन भारत की दशा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नोट करिए आप लोग। अब बात करते हैं इत्सिंग की। इत्सिंग इत्सिंग जो है 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। और इसने अपने यात्रा विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा किया है, तथा तत्कालीन भारत की दशा के बारे में भी ये बताता है जो है। तो ये 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। और ये नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताता है जो है। और ये भारत को, इत्सिंग जो है भारत को आर्य देश एवं ब्रह्म राष्ट्र कहता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मातवान लिन। मातवान लिन जो है हर्ष के पूर्वी अभियान के विषय में बताता है। ये हर्ष के पूर्वी अभियान के विषय में बताता है। और ये जो है
मातवानलिन हर्ष के पूर्वी अभियान के विषय में बताता है। और ये चालुक्य शासकों इसमें विनयादित्य और विजयादित्य, चालुक्य शासकों और चीन के सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख किया है। सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख किया है। नोट हो गया हो तब बात करते हैं। नेक्स्ट है चाओजू कुआ। चाऊ जू कुआ, इसकी पुस्तक का नाम जो है चूफान चीन। और इसकी पुस्तक इसने जो है चोल युगीन न्याय व्यवस्था के बारे में बताता है। चोल युगीन न्याय व्यवस्था का वर्णन करता है जो है चाओ जो कुआ है, चोल युगीन न्याय व्यवस्था। और चीनी यात्री, एक चीनी यात्री का नाम और बता देते हैं। चीनी यात्री मोहयान 1451 ईस्वी में भारत आया था। चीनी यात्री मोहयान 1451 ईस्वी में भारत आया था। तो ये था चीनी यात्रियों का विवरण। अब हम बात करेंगे अरबी यात्रियों के विवरण के बारे में। अरबी यात्री जो है इनको अरबी यात्री या मुस्लिम यात्री कहते हैं। यात्री कहो या लेखक कहो। तो अरबी यात्रियों के विवरण से हमको मध्यकालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। इनके विवरण से मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं इब्न खुर्दब के बारे में। नंबर 1 है इब्न खुर्दब। इसकी पुस्तक का नाम है किताबुल मसालिक वल ममालिक। किताबुल मसालिक वल ममालिक। यह 9वीं सदी ईस्वी में भारत आया था। वह भी मेगास्थनीज की तरह भारतीय समाज को बताता है कि भारतीय समाज में 7 जातियां थीं जो है। तो ये 9वीं सदी में भारत आया था। और जिस प्रकार से मेगास्थनीज ने बताया कि भारत में 7 प्रकार की जातियां थीं, उसी प्रकार इब्न खुर्दब भी कहता है कि भारत में 7 प्रकार की जातियां थीं। तो ये हो गया इसके बारे में। दूसरा बात करते हैं तो सुलेमान। इसकी पुस्तक का नाम है सिलसिलतुत तवारीख। सिलसिलतुत तवारीख इसकी पुस्तक का नाम है। यह 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज एवं राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम के दरबार में आया था। तो 9वीं सदी में ये
गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज और राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम के दरबार में भारत आया था। अमोघवर्ष प्रथम के दरबार में भारत आया था। ये मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु कहता है। ये मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु कहता है। और पाल राज्य को इसने जो है रोहमा या धर्मा कहा है। पाल राज्य को इसने रोहमा या धर्मा कहा है। इसका मतलब धर्मपाल का संक्षेप। तो ये सिलसिलतुत तवारीख इसकी पुस्तक का नाम है। ये 9वीं शताब्दी ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज और राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम के दरबार में आया था। इसने मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु कहा और पाल राज्य को रोहमा या धर्मा कहा, जिसका मतलब होता है धर्मपाल का संक्षेप। नेक्स्ट बात करते हैं जो है नेक्स्ट यात्री अल-मसूदी। नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये अल-मसूदी, इसको अरब का हेरोडोटस कहते हैं। अरब का हेरोडोटस कहते हैं। इसकी पुस्तक का नाम मुरजुज जहब है। मुरजुज जहब इसकी पुस्तक का नाम मुरजुज जहब है। बगदाद का निवासी महीपाल जो है 10वीं शताब्दी ईस्वी में महीपाल के समय जो है भारत आया था, तथा जो है उसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल-जुज्र तथा प्रतिहार शासक महीपाल को बौर कहा है। तो ये महीपाल के समय भारत आया था। महीपाल के समय भारत आया था। गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल-जुज्र तथा महीपाल को बौर कहा है। देख लीजिए, जो है गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल-जुज्र तथा महीपाल को बौर कहा है। और राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को वल्हर कहता है। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को वल्हर कहता है। ये पान का विस्तृत वर्णन करता है कि पान का विस्तृत वर्णन करता है। नोट करिए। अल-मसूदी बताता है कि सिंध में इस्लाम धर्म प्रवेश करने के पश्चात मुल्तान एवं मंसूरा में इस्लामिक बस्तियां स्थापित हुईं।
सिंध में इस्लाम धर्म के प्रवेश करने के पश्चात मुल्तान एवं मंसूरा में जो है मुस्लिम बस्तियां स्थापित हुई और मुल्तान में ये एक सूर्य मंदिर का जो है जिक्र भी करता है और यह बताता है कि जब जब अरबों को जो है प्रतिहारों के आक्रमण का भय होता तो ये वही सूर्य मंदिर तोड़ने का जो है डर दिखाते थे कि हम तोड़ देंगे सूर्य मंदिर तो प्रतिहार शासक इन पर आक्रमण नहीं करते थे। इस प्रकार ये अपनी रक्षा करते थे। तो मुल्तान और मंसूरा में मुस्लिम बस्तियों का वर्णन, मुल्तान में सूर्य मंदिर का वर्णन, और कहता है कि जब अरबों को प्रतिहारों के आक्रमण का भय होता तो वो जो है मुल्तान में जो सूर्य मंदिर था उसको तोड़ने का भय दिखाकर अपनी जो है रक्षा करते थे। नेक्स्ट की बात करें हैं तो अलबरूनी। अलबरूनी इसकी पुस्तक का नाम है तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद ये अरबी भाषा में है। ये अरबी भाषा में लिखी गई है तहकीक-ए-हिंद। और तहकीक-ए-हिंद को 11वीं शताब्दी के इतिहास का दर्पण कहा जाता है। तहकीक-ए-हिंद को 11वीं शताब्दी के इतिहास का दर्पण कहा जाता है। अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के समय जो है उसके साथ भारत आया था और महमूद गजनवी ने अलबरूनी को राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त किया था। तो ये जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और गजनवी ने इसको राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त किया था। राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त किया था। नोट कर लीजिए इतना आप लोग। और ये जो है अलबरूनी अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया है। उसने राजपूतकालीन समाज, धर्म, संस्कृति तथा राजनीति पर सुंदर प्रकाश डाला है। अपनी पुस्तक में इसने भारतीयों की दशा का वर्णन किया। भारतीयों की दशा का वर्णन किया। ये राजपूतकालीन समाज, संस्कृति, धर्म तथा राजनीति पर जो है अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में सुंदर प्रकाश डाला। अपनी पुस्तक में इनके विषय में सुंदर प्रकाश डाला। ये जो है इसके समय में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था। भारत में इसके समय ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था और बौद्ध धर्म का अस्तित्व समाप्त हो गया था। उसने अपने विवरण में बौद्ध धर्म के बारे में नगण्य लिखा है, मतलब बहुत खास नहीं लिखा है। तो ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था और बौद्ध धर्म का अस्तित्व समाप्त हो चुका था, ऐसा इसने अपने विवरण में लिखा है। और बौद्ध धर्म के बारे में कोई खास विवरण नहीं देता है। और कहता है समाज में वर्ण व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मणों का बोलबाला था। समाज में वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन करता है। समाज में वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन करता है। वर्ण व्यवस्था का भी
वर्णन करता है और बताता है कि समाज में ब्राह्मणों का बोलबाला था। बोलबाला था का मतलब ब्राह्मणों को समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था, नोट करिए। और इसने पेशावर में कनिष्क विहार का भी उल्लेख किया है। अलबरूनी ने पेशावर में कनिष्क विहार का उल्लेख किया है। अच्छा, अरब यात्रियों ने जो है राष्ट्रकूट शासकों की तुलना विश्व के 4 शासकों में से की है जो है। अब मिन्हाजुद्दीन की बात करते हैं। मिन्हाजुद्दीन, इसको क्या कहा जाता है? जुज्जानी, क्या अजीब अजीब नाम है लोग रखे हैं। जुज्जानी, मिन्हाजुद्दीन जुज्जानी। इसकी पुस्तक का नाम है तबकात-ए-नासिरी। तबकात-ए-नासिरी इसकी पुस्तक का नाम है। ये अपनी पुस्तक में है मोहम्मद गोरी के हिंदुस्तान विजय का वर्णन करता है। मोहम्मद गोरी के हिंदुस्तान विजय का वर्णन करता है। नेक्स्ट की बात करें, चचनामा। चचनामा जो है इसका लेखक अज्ञात था। ये भी अरबी में लिखी गई है और इसमें जो है अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख है। तो इसका लेखक अज्ञात है। ये अरबी में लिखी गई है। अरबों के सिंध विजय का वर्णन मिलता है। कूफी ने जो है इसका फारसी में अनुवाद किया था। चचनामा का फारसी में अनुवाद कूफी ने किया था। कूफी ने चचनामा का फारसी में अनुवाद किया था। नोट करिए आप लोग। कूफी ने खुफी, क्या क्या नाम रख देते हैं। खुफी, ये लिख लीजिए खुफी। इन्होंने जो है चचनामा का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट बात करते हैं अल-बिलादुरी, फुतुहुल बल्दान इसकी पुस्तक का नाम है। अल-बिलादुरी, अल-बिलादुरी इसकी पुस्तक का नाम जो है फुतुहुल बुल्दान, फुतुहुल बुल्दान। इधर लिख दे, नहीं आप लोगों को दिखेगा नहीं। पुस्तक फुतुहुल बुल्दान इसकी पुस्तक का नाम है जो है। इसके विवरण से शुद्धि आंदोलन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके विवरण से
शुद्धि आंदोलन के विषय में, शुद्धि आंदोलन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नोट करिए। एक ईरानी इतिहासकार है तबरी, उसने जो है ईरानी इतिहासकार तबरी ने फारस के सम्राट खुसरो द्वितीय और परमेश मतलब पुलकेशिन द्वितीय के बीच राजदूतों के आदान प्रदान के बारे में बताया है। तो तबरी ने ईरानी इतिहासकार तबरी ने फारस के शासक ईरान का पहले नाम फारस ही था, फारस कहते थे, पर्सिया, फारस। तो शायद 1934 में इसका नाम ईरान पड़ा था, देख लेना आप लोग गूगल करके। तो ईरानी इतिहासकार तबरी ने फारस के शासक खुसरो द्वितीय और चालुक्य शासक परमेश, यानी परमेश मतलब पुलकेशिन द्वितीय, के बीच राजदूतों के आदान प्रदान के विषय में बताया है। आदान प्रदान के बारे में इसने कहा कि इन दोनों शासकों के बीच राजदूतों का आदान प्रदान होता था। नोट करिए। नेक्स्ट बात करेंगे इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। इसका जन्म टैंजियर में हुआ था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के जो है शासनकाल में भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम रहला है। इब्न बतूता ये मोरक्को का था, मोरक्को का निवासी। मोरक्को मतलब उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। इसकी जन्मस्थली टैंजियर, जन्मस्थली टैंजियर। रहला इसकी पुस्तक का नाम है। रहला ये भी अरबी भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में लिखी गई है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था जो है। नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं तिब्बती इतिहासकार तारानाथ जो है 12वीं शताब्दी का तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने कंगयूर और तंगयूर की रचना की। इसको नोट करिए। और इल्तुतमिश के शासनकाल में 13वीं शताब्दी में तिब्बती भिक्षु धर्म स्वामी ने नालंदा की यात्रा की थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1325 ईस्वी में जो है 1235 ईस्वी, तब तो 14वीं शताब्दी हो गया। 1235 ईस्वी
सन ना याद रहा करे, जब 1235 ईस्वी तो इसको 13वीं शताब्दी ईस्वी कर 13वीं शताब्दी कह दिया करिए। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में तिब्बती भिक्षु ध्रुव स्वामिन ने नालंदा की यात्रा की थी। तो इसको 1235 को हो या 13वीं शताब्दी को हो, नालंदा की यात्रा की थी। नोट करिए, हम लास्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्को पोलो। धर्म स्वामिन, ध्रुव नहीं सॉरी, धर्म स्वामिन, धर्म नहीं धर्म स्वामिन जो है मार्को पोलो। अच्छा दोस्तों, इसके नाम लेने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो पोलो का कुछ और हो जाए तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप लोग इसको बहुत सावधानी से मार्को पोलो ऐसा पढ़ो। ये वेनिस का यात्री था, मतलब इटालियन जो है, ये जो है इसको मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने जो है पांड्य देश की यात्रा की थी। ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश में आया था। 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा की थी। और उस समय पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर था। उस समय मारवर्मन कुलशेखर शासक था और इसने बताया कि भारतीय जो है अपना सारा पैसा अश्व खरीदने में व्यय करते हैं। भारतीय जो है अपना बहुत सारा धन अश्व की खरीदारी में व्यय करते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया। ये जो है वह केरल के कयाल बंदरगाह का उल्लेख करता है और बताता है पांड्य देश का माबर जो है मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ये केरल के कयाल बंदरगाह का उल्लेख करता है और बताता है कि पांड्य देश का माबर मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ये जो है मार्को पोलो जो है काकतीय वंश की महिला शासिका रुद्रमा देवी का भी उल्लेख करता है। काकतीय वंश की
वंश की महिला शासिका रुद्रम्बा इधर लिख देते हो तो शायद कट जाए। महिला शासिका रुद्रम्बा देवी का उल्लेख करता है। तो एक वारंगल के काकतीय वंश की महिला शासिका रुद्रम्बा देवी का उल्लेख करता है। मार्कोलो मार्कोलो देखो यही होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मार्को पोलो। मैं मार्कोलो कह रहा हूँ, बताइए मार्को पोलो। तो ये बताता है कि मैंने इसको चर्चा कर ही दिया कि भारतीय अपना बहुत सारा पैसा जो है अश्व खरीदने पर व्यय करते हैं। और ये बताता है कि यहाँ का राजा इतना सोना और हीरे मोती धारण करता है कि वह किसी नगर की लूट से प्राप्त होने वाली संपत्ति से भी अधिक है। बताता है कि यहाँ का राजा इतना सारा सोना और हीरे मोती धारण करता है जितना कि किसी नगर से लूट में मिलने वाली संपत्ति से भी अधिक होता है। ऐसे हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। तो यहाँ का राजा इतना सारा सोना और हीरे मोती जवाहरात धारण करता है कि किसी नगर से लूट में मिलने वाली संपत्ति से भी वो अधिक होता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। हम लोगों ने जो है आज इतिहास जानने के स्रोतों को एक लंबे समय के बाद ख़त्म किया। अब इसमें ये तो ख़त्म, बस हम एक इस नेक्स्ट क्लास में जो है करेंगे। मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में हमको बताना थोड़ा आवश्यक है। तो एक 25-30 मिनट की क्लास हमको उस पर लेना पड़ेगा। तो आज के लिए हम इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।